गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ मीडिया फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 2 फरवरी 2021 है। एक बहुत ही खूबसूरत कोट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गॉड डिडंट मेक ए मिस्टेक व्हेन ही मेड यू, यू नीड टू सी योरसेल्फ एज गॉड सीज यू। ऊपर वाले ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की है। प्रॉब्लम यह है कि हम ऊपर वाले की नज़र से अपने आप को नहीं देखते, हम अपनी नज़र से अपने आप को देखते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम पर्याप्त नहीं हैं। एक गलत बात है। ऑल ऑफ अस आर कैपेबल, ऑल ऑफ अस वी हैव दिस पोटेंशियल। हमारे अंदर वो क्षमता है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। उसमें ऊपर वाला आपकी मदद नहीं कर सकता। यू हैव टू वर्क टू अनलॉक दैट पोटेंशियल। आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। चारों के 4 आर्टिकल्स बजट के साथ जुड़े हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, कोर्स फीचर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड अबा मोबाइल ऐप। ए डिसेंट बजट, क्या ये एक डिसेंट बजट था? हर साल जब भी बजट लॉन्च होने वाला होता है तब लोगों के अंदर ये प्रश्न होता है कि अब हमारी जो इनकम है, जो डायरेक्ट टैक्स का कौन सा स्लैब या फिर अलग अलग स्लैब में क्या क्या बदलाव होंगे। क्या मैं इस साल टैक्स ज़्यादा पे करूंगा या फिर कम पे करूंगा? तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो सरकार ने नहीं किया। दिस ईयर थिंग्स हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। जैसा था वैसे ही सरकार ने रखा है। दिस बजट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग बजट इन रीसेंट हिस्ट्री। क्यों ये रीसेंट हिस्ट्री का सबसे चैलेंजिंग बजट है? सिंपल, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक आया। सरकार किससे चलती है? सरकार जो है उनके पास भी पैसे होने चाहिए, राइट? लाइक ए बिजनेस, लाइक ए हाउस। आप अपने ही फैमिली का एग्जांपल लीजिए। अगर आप 50,000 रुपए इनकम है आपकी फैमिली की, और आपके खर्च 1 लाख रुपए हैं, तो 2-3 महीनों के अंदर आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? आपकी सेविंग्स खत्म हो जाएगी, आपके ऊपर शायद कर्ज भी हो जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई पैसे भी नहीं देगा। सेम थिंग गोज विद द गवर्नमेंट एज वेल। लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक शॉक आया तो सरकार को ऑफकोर्स ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा। लाइक नॉर्मल टाइम्स की बात करें, जो हमारा जीवन जो है नॉर्मल चल रहा है, तो वी आर लाइक वॉट एवर वी आर अर्निंग, थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, थोड़ा सेविंग करते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अचानक परिवार में कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कुछ चीज़ हुई, तो हम खर्च करेंगे। वी विल नॉट वेट एंड प्लान कि चलो एक्सीडेंट का ये वो इतने पैसे, फ्रैक्चर के इतने पैसे, ये नो। हम उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी गिव आवर बेस्ट। जितना भी हो सकता है वो सारी चीज़ें हम करते हैं। और उस प्रॉब्लम के बाहर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसके बाद फिर से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, फाइनेंशियल कैपेसिटी को फिर से बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। देश में भी यही होता है, देश ने भी यही किया है, या फिर अलग अलग देश भी यही करते हैं कि इकोनॉमी, ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट हुई थी, तो अब सरकार इसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी। फिस्कल डेफिसिट, कई लोगों के लिए ये फिस्कल डेफिसिट और इन प्रकार के ये जो शब्द का इस्तेमाल होता है इसमें, तो आतंकित हो जाते हैं कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, ये क्या है फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग, सिंपल है। ये इकोनॉमिक्स जो, या फिर इकोनॉमी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, राइट? इकोनॉमिक्स इज मोर लाइक थियरी, इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल थिंग। तो ये आप अपने खुद पर एग्जाम्पल, दिस इज लाइक माई ओन टेक्निक, राइट? मैं आज तक इसी को ही फॉलो किया है। तो फिस्कल डेफिसिट को आपने समझ लिया। फिस्कल डेफिसिट यानी कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपके खर्च हैं, फाइनेंस में आप माइनस में चल रहे हैं, राइट? फिस्कल यानी कि फाइनेंस, तो आपके खर्च ज़्यादा हैं। तो सरकार जो है, सरकार का अभी खर्च बढ़ चुका है। उसका आंसर यही है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। डिसइन्वेस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसके ऊपर भरोसा रखा था सरकार ने कि ज़्यादा से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि खुद की कंपनीज जो हैं, अलग अलग सरकारी बैंक्स, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज, अलग अलग स्टील एक्सेट्रा, कितनी सारी सरकार की कंपनीज हैं, तो ये सारी कंपनीज में से डिसइन्वेस्ट करना। डिसइन्वेस्ट यानी कि सरकार इसको बेच रही है धीरे धीरे। होटल का बिजनेस, अब सरकार का काम होटल चलाना नहीं है, तो सरकार ने होटल्स को बेच दिया। तो वो जो होटल आपने बेची, तो उससे पैसे जो आए, उन पैसों का उपयोग आप किसी ना किसी चीज़ में करेंगे, देश की भलाई के लिए फॉर एग्जांपल।
लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट की जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड भी नहीं हुई। ऑफ कोर्स पेंडेमिक के टाइम पर सिचुएशन जब वो थी, मीन्स लॉकडाउन टाइप ऑफ सिचुएशन में, तो कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? नो वन विल टेक दैट रिस्क। किसी को पता नहीं था, किसी ने ऐसी सिचुएशन पहले देखे नहीं थी, तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। फिर एयर इंडिया की बात करें, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार इसको बेचना चाहती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी रखी गई थी तो इसकी वजह से ये इट वाज नॉट दैट, अभी भी इतना कोई सक्सेसफुल डील नहीं है। गवर्नमेंट ने यह कहा इट विल डिसइन्वेस्ट 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 2 ऐसी बैंक्स हैं, सरकार उसमें से निकल जाना चाहती है, और एक इंश्योरेंस कंपनी। ये कहा जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC जो है, सरकार उसको भी बेच डालने वाली है। सरकार इसमें से बाहर निकलेगी और करोड़ों रुपए जो सरकार को मिलेंगे, ये पैसों का उपयोग सरकार दूसरी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस बजट में कुछ राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए भी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, जैसे कि आसाम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इलेक्शन पोल बाउंड, ये भी एक पॉलिटिकल टच ये होता ही है, ये देखने को मिलेगा अभी। लेकिन अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक जोर दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट इज़, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी और बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होगी। तो फिर इसकी स्पाइरल इफेक्ट जो कहते हैं, ये काफ़ी अच्छी, इसकी रिपल इफेक्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। सम इवन डिस्क्राइब्ड द बजट एज केनीजियन। व्हाट इज केनीजियन? क्या है ये केनीजियन? है केन्स नाम के व्यक्ति थे, तो इनकी पूरी थियोरी ये थी, इकोनॉमिस्ट थे, इनकी थियोरी ये है कि अगर आप इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाना चाहते हैं या फिर एक बूस्ट देना चाहते हैं, तो बहुत ही सामान्य शब्दों में अगर मैं कहूँ, आम आदमी की भाषा में, तो लोगों को आप दो पैसा या फिर मनी। I'll give you, आप ही खुद ही सोचिए, राइट? अगर आप कोई फिल्म देखने के लिए गए थे या फिर जाने वाले हैं व्हाटएवर, या फिर पिकनिक में, तो अगर आपको घर से 2000 रुपये दिए जाएं कि यू हैव 2000 रुपीज़, इसमें आपको ये 3-4 दिन जो भी आपका प्लान है, ये प्लान आपको 3-4 दिन में 2000 रुपीज़ में मैनेज करना है, तो आपके पास चॉइसेस बहुत कम होगी। यू विल नॉट स्पेंड योर मनी हियर एंड देयर। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं और आपके घर में से आपको ये कहा गया कि बेटा ये लो 2 लाख रुपए, राइट? तो जस्ट इमेजिन करें कि ये, अगर आपको ये 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो आपकी होटल की चॉइस बदल जाएगी। आप रिक्शों को शायद रिक्शा और ये सारी चीज़ें ना पकड़े, आप डायरेक्टली किसी कैब को बुलाएं, और वो भी, उसमें भी लग्जरियस कैब वगैरह अवेलेबल हैं, तो वो करेंगे शायद। तो क्या हुआ, आपने खर्च जो हैं, आपके खर्च बढ़ गए, राइट? क्योंकि आपके पास पैसों का फ्लो। तो इन द सेम वे, अगर पैसों का फ्लो बढ़ाया जाता है एज पर दिस केनीजियन थियरी, और ये बात सच भी है, तो फिर ह्यूमन नेचर है कि लोग जो हैं वो पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज़ है तो आप एक लिमिटेड खर्च करेंगे, लेकिन आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ है तो आपके 10,000 रुपये तो आप कहाँ पर खर्च कर देंगे, यू विल मीन्स याद करना भी मुश्किल हो जाएगा कि ये पैसे मैंने कहाँ पर खर्च किया, क्योंकि इतने सारे खर्च आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाते। दिस इज लाइक ए ह्यूमन नेचर, इकोनॉमी ह्यूमन नेचर के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ये है केनीजियन। तो सम इवन डिस्क्राइब द बजट एज केनीजियन, के बजट में ऐसे स्टिमुलस, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टिमुलस देने की मीन्स ऐसे पैसे दिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ताकि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। फिर बैड बैंक के बारे में बात हुई। बैड बैंक, व्हाट इज़ बैड बैंक? बैड बैंक यानी कि क्या एक ऐसी गंदी बैंक्स बनाने की बात है? नो, बैड बैंक्स का मतलब ये है कि मान लीजिए कि SBI, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बराबर दूसरी बैंक, या 2 बैंक्स रखते हैं, राइट? तो ये 2 बैंक्स हैं। अब SBI का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है लेट्स से 2 लाख रुपए, ओके, और बैंक ऑफ बड़ौदा का है 1 लाख रुपीज़ लेट्स से, तो टोटल कितना हुआ? 3 लाख। अब एक लंबे टाइम से ये 3 लाख चल रहा है, तो ये बैड बैंक क्या करेगी, ये 3 लाख रुपए का जो एक हवाला है, या फिर 3 लाख रुपए की जो
ये रिकवरी करनी है, ये खुद एक नई बैंक XYZ नाम की बैड बैंक जो है उसके पास चली जाएगी ये चीज़ें। और फिर ये बैंक, तो ये दोनों बैंक्स जो हैं उनको सरकार ने माफ़ कर दिया कि चलो छोड़ो, अब आपने एक नई शुरुआत करो, आपकी पुरानी बुक्स छोड़ दो, नई बुक्स की नई बुक्स से नई शुरुआत, नए साल की नई शुरुआत, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये बैंक्स जो हैं वो फ्री हो गई इस एनपीए से, और एक नई बैंक जो है वो सिर्फ एनपीएस के साथ ही डील करेगी। तो ऐसा बैड बैंक बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमें बजट में सुनने को मिला। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हेयर कट्स, क्या जो गवर्नमेंट बैंक में काम करने वाले जो डिसीजन मेकर्स हैं, क्या वो इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो हेयर कट्स को ग्रीन सिग्नल दे? व्हाट इज़ हेयर कट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस नॉर्मल हेयर कट। हेयर कट बैंकिंग लैंग्वेज में हेयर कट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं, आपके किसी दोस्त को आपने 1 लाख रुपए दिए, अब उसकी फाइनेंशियल हालत ऐसी होगी, आपने बहुत नेगोशिएशंस किए कि भाई मेरे 1 लाख रुपए तो लौटा दे, वापस दे दे मुझे, एक्सेट्रा थिंग्स लाइक दैट। आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो यू आर नॉट फाइटिंग, या फिर फाइट भी चल रही, वट जो भी सिनारियो आप डालना चाहें। इवेंचुअली वो दोस्त जो हैं जिसको आपने पैसे दिए थे वो आपको 70,000 रुपीज़ ही दे पाया, राइट? और फ्यूचर में भी बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये 30,000 रुपये क्या होगा? 30,000 रुपये आपको भूलने पड़ेंगे। यू हैव टू लेट इट गो, दैट इज कॉल्ड हेयर कट। तो ये 3 लाख रुपए का जो एग्जाम्पल दिया था BOB और SBI का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये बैड बैंक आएगी तो तीनों के 3 लाख वापस मिल ही जाएंगे। शायद ऐसा हो कि 1 लाख ही वापस मिले, या 1.5 लाख ही मिले, या फिर 2 लाख मिले, बाकी का जो है वो हेयर कट। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हैं और आपने हेयर कट के बारे में कहा कि चलो ये हेयर कट को मैं अप्रूवल देता हूं, तो ऐसा भी हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी ने कुछ केस किया, और फिर कुछ सालों के बाद आप रिटायर हो गए, आप कहीं पर अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, और वहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर ईडी राइट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी बॉडीज़ के लोग आ जाएंगे और आपको कहेंगे कि आपने उस टाइम पर हेयर कट क्यों दिया था, आपके ऊपर करप्शन का चार्ज है, कुछ गलत किया था आपने, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो क्या ये चीज़ हम सॉल्व कर पाएंगे? ये एक बहुत ही सीरियस इश्यू है। There are positive moves such as announcement to big asset into infrastructure investment trust। जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होती हैं, तो अब एक ट्रस्ट क्रिएट करने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इसमें होगा ये कि पैसे जो हैं वो आप वहाँ पर उसके शेयर्स खरीदे, फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या किया? आपने व्हेन यू परचेज अ शेयर एज अ कंज्यूमर, आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने 10,000 रुपये के लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर खरीदे। तो आपने क्या किया? आपने इस ट्रस्ट को आपने 10,000 रुपये दिए, इज़न्ट इट? दैट्स व्हाट यू डिड। आपने 10,000 रुपये उनको दिए क्योंकि आपने उनके शेयर खरीदे। तो ऐसा फंड जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, और इस फंड का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए। शॉर्ट टर्म फंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते, यू नीड लॉन्ग टर्म फंड्स। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, या फिर फॉरेन के जो पेंशनर्स हैं, या फिर सॉवरिन फंड्स हैं, ऐसे सारे फंड्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। ये भी हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलता है। एंड टैक्स ब्रेक्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं फॉरेनर्स के लिए। तो दैट्स व्हाट इट इज़, राइट? टैक्स ब्रेक्स यानी कि अगर आप लेट्स से यूके में रहते हैं, आपके पास 1 मिलियन पाउंड है, और आपको 1 मिलियन पाउंड जो है वो किसी में इन्वेस्ट करें, तो अगर आप भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होगा, और सरकार को या फिर देश को बाहर से पैसे मिल जाएंगे। दूसरी जो एक चीज़ हम बजट से सीख सकते हैं, जो बजट क्या जीवन ने हमें सिखाई, कि पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? और फ्यूचर के लिए हमें अपने आप को आज से ही तैयार करना होगा। क्या ये कोविड-19 वाला पेंडेमिक लास्ट पेंडेमिक था? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे बहुत सारे पेंडेमिक्स फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो आज से ही इसकी तैयारी होनी चाहिए। डिफेंस और एजुकेशन को लेकर इतना कोई ख़ास बड़ा पैकेज या फिर अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि डिफेंस और एजुकेशन की बात करें तो ये साल के अंदर बीच में ही सरकार जो है इसको लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है, भले ही बजट में इसके बड़े अनाउंसमेंट्स ना किए हों।
आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बूस्टर फॉर हेल्थ पायोनियर का एक आर्टिकल है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, तो हर किसी के लिए एक सबक हो गया है। जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था उन्होंने इंश्योरेंस निकाल लिया, जिनके पास विल नहीं थी तो उन्होंने विल क्रिएट कर दी, जिनके पास जो भी पेंडिंग ऐसी कोई चीज़ें थी तो ये सारी चीज़ें लोग हैं ना सॉर्ट आउट करने लगे, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से। शायद पेंडेमिक ने हमें आज में और ज़्यादा जो ये हमारा पास्ट है और ये हमारा है फ्यूचर। अब फ्यूचर है या नहीं वी डोंट नो, लेकिन लेट्स ले समझने के लिए ये फ्यूचर है। तो ये प्रेजेंट जो हैं हम यहाँ पर मिसिंग होते थे, या तो यहाँ पर रहते थे या फिर यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है शायद पेंडेमिक ने हमें प्रेजेंट में जीने कह के इशारा किया है, या फिर थोड़ा बहुत हम जीने भी लगे हैं। लेसन्स फ्रॉम पेंडेमिक: सेल्फ रिलायंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ए रोबस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक सबसे बड़ा लेसन हमने इस पेंडेमिक से सीखा कि हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए जब हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। और इसी वजह से सरकार ने 137% ज़्यादा लास्ट ईयर के बजट के मुकाबले 2,23,846 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। 35,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए रखे गए हैं। इसके साथ साथ एक नई स्कीम भी अनाउंस की है, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत स्कीम। 6 साल के लिए इसका आउटले हैं और इसके लिए फ़िलहाल सरकार ने 64,180 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो रखे हैं। आने वाले 6 सालों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो पैसे हैं इसमें ख़ास करके जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं रूरल एरिया में, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स, तो इन सारे पूरे ओवरऑल सेक्टर को एक बूस्ट करने की बात है। यहाँ पर 17,000 रूरल और 11,000 अर्बन वेलनेस सेंटर्स को मजबूत बनाया जाएगा। ये कोशिश होगी इस What's the name again? आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत स्कीम में। The center has also put curative and preventive health and well-being on the forefront. एक लंबे टाइम से अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर्स, तो पता है मैंने कई बार आपको कहा है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो अप्रोच है हेल्थ केयर को लेकर ये क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव यानी कि आप बीमार हो गए उसके बाद हॉस्पिटल गए, आपको चोट लगी उसके बाद आप गए। लेकिन हम उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते कि कैसे हम कम से कम बीमार हों, क्या ऐसी चीज़ें करें, कैसे हमारे रोड्स होने चाहिए, कैसा ड्राइविंग लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए ताकि कम से कम एक्सीडेंट्स हों, तो प्रिवेंशन के ऊपर हम काम नहीं करते थे, हम ज़्यादातर क्यूरेशन के ऊपर, क्यूरेटिव होने के बाद रिएक्टिव ये सिस्टम थी। लेकिन अब एक बैलेंस देखने को मिला है क्यूरेटिव एंड प्रिवेंशन का। एटलीस्ट सरकार ने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत कर दी। फिर ये भी प्लान है कि ऑल अक्रॉस द बोर्ड पूरे देश में हेल्थ केयर को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोका कोला आप कोक गुजरात में पिए, तमिलनाडु में पिए, कश्मीर में कहीं पर भी, राइट, उसका स्वाद जो है वो सेम रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। द सेम वे अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाइए या फिर सेकेंडरी या टर्शियरी गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, तो सेम प्रकार की कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमें करना होगा। दूसरी एक चीज़ जो एक चिंता का विषय है वो है कि हेल्थ केयर का जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ने लगे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगे हैं। लेकिन इंश्योरेंस से कुछ नहीं होता। इंश्योरेंस इज़ इम्पोर्टेंट, इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास लेट्स से 10 करोड़ का इंश्योरेंस है हेल्थ का, लेकिन आप एंटार्क्टिका में कहीं पर फंसे हुए हैं, कुछ काम आया इंश्योरेंस? नो। तो इंश्योरेंस के साथ साथ हॉस्पिटल एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स होगी उतना ही खर्च जो है ओवरऑल, पहले एक पीक देखने को मिलेगा, उसके बाद एक ड्रॉप भी हमें देखने को मिलेगा। सॉलिड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज की फॉर अ नेशन दैट हार्बर्स द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग a 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। सॉलिड हेल्थ केयर है, अगर देश को आगे बढ़ना है तो लोगों की हेल्थ इज टॉप प्रायोरिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, डिकोडिंग द बजट एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। यहाँ पर वेरी क्विकली, वेरी प्रिसाइसली बात करें तो
गवर्नमेंट का खर्च बढ़ गया, रेवेन्यू कम हो गया, ये सिचुएशन हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर दो प्रश्न पूछे गए हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये बजट जो है वो अच्छा है, या डिकोड करें तो जो डिसीजन लिए हैं वो राइट लिए हैं नहीं लिए हैं। तो रेवेन्यू जो है उसमें 20.2 लाख करोड़ रुपीस का जो एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो थी, तो वो ड्रॉप होकर 15.5 लाख करोड़ रुपीस हो गई। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो 30.4 से 34.5 लाख करोड़ रुपीस हो गए। तो खर्च बढ़ा है, इनकम कम हुई है। ऑफ कोर्स आपकी जेब जो है वो, आप सोच समझ कर पैसे खर्च करेंगे। लेकिन जो जनरल जो एक ट्रेडिशन थी कि फिस्कल डेफिसिट को इतना क्लियरली नहीं बताया जाता है, लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने क्लियरली एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फिस्कल डेफिसिट जो था वो हमारे सामने रखा है। और फिस्कल कंसोलिडेशन का प्लान जो है 2025-2026 तक है। व्हाट इज फिस्कल कंसोलिडेशन? आपके ऊपर कर्ज है, फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको समझाया, राइट। अब आप क्या पूरा जीवन कर्ज में रहना पसंद करेंगे? नो, यू विल थिंक कि यार 2 सालों के अंदर मैं अपनी लोन जो है वो पे कर दूंगा, या फिर 3 सालों के बाद, या फिर 4 सालों के बाद, व्हाटएवर इट इज। तो ये जो प्लान है आपका, दैट इज फिस्कल कंसोलिडेशन। सरकार का जो प्लान है, जो आपका प्लान है, आपने एक कार खरीदी, आपके ऊपर लोन चल रही है, तो आप सोचेंगे कि यार अब इसको पे कर दूंगा 2022 तक, 2025 तक ये मकान की लोन जो है आई विल पे। तो व्हाट यू डिड? फिस्कल कंसोलिडेशन। तो यही चीज़ सरकार फिस्कल डेफिसिट को एक हेल्थी लेवल पर रखने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या ये एक प्रॉपर डिसीजन है? द आंसर इज आई थिंक नो। क्योंकि फिलहाल हमारी इकोनॉमी को एक स्टिमुलस चाहिए, स्टिमुलस यानी कि एक बूस्ट चाहिए। बूस्ट के टाइम पर आप फिस्कल डेफिसिट के बारे में सोचेंगे तो दैट विल नॉट हेल्प। व्हाइल टैक्स रेवेन्यूज फेल, द रियल हिट to the center's finance came from a fall in disinvestment receipts and bringing of budget expenditure back on the budget. जैसे मैंने आपको बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो टाइम पर वो उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिले सरकार को, तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। फिर एक्सपेंडिचर की बात करें तो फूड और फर्टिलाइज़र के पीछे लगभग 80% जितना जो आउटले होता है वो खर्च हो गया था। और इंक्रीजिंग हेल्थ अकाउंटेड फॉर 3.88%, एक्सपेंडिचर की बात है। The government has increasingly relied on assumption that proceeds from disinvestment will fund its expenditure commitments. एक लंबे टाइम से यही एक आदत रही है कि जो कंपनीज को बेचेंगे तो उसमें से जो पैसे मिलेंगे उससे हम हमारा खर्च जो है वो चलाएंगे। लेकिन इस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ। एमजी नरेगा में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़े सरकार को, राइट। माइग्रेशन हो रहा था लोगों का, शहर छोड़कर वो गांव की तरफ जा रहे थे। और राज्य सरकारों को भी टाइम पर पैसे नहीं मिले थे। आपको पता है जीएसटी को लेकर कितने इश्यूज़ हुए हैं, जीएसटी का जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसको लेकर काफ़ी इश्यूज़ हुए थे। फाइनली सरकार ने ये बताया कि आप खुद मार्केट में से बोरो पे कर लीजिए, हम पे कर देंगे, वरना ये नेगोशिएशंस भी चल रहे थे। करंट सिचुएशन ये है कि लार्ज लिस्टेड फर्म्स जो हैं उनके आंकड़े तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन छोटी फर्म्स और इनफॉर्मल सेक्टर की सिचुएशन आज भी उतनी ख़राब है। लेबर मार्केट की भी सिचुएशन इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए यू हैव टू गिव ए स्टिमुलस, राइट। स्टिमुलस यानी कि आपको सरकार को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और सरकार को ये चीज़ डेवलप करनी होगी कि सरकार जब पैसे खर्च करती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी ये लगना चाहिए कि नहीं, चलो हम भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। ये जब तक नहीं होगा तब तक आपको फुल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सरकार ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। द बिग गैप इन द बजट, ये भी हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है। लिक्विडिटी एनहेंसमेंट बाय द सेंट्रल बैंक डज नॉट काउंट एज अ स्टिमुलस। अगर आप अपनी बैंक्स की लिक्विडिटी, उनके पैसों का फ्लो बढ़ा देते हैं तो दैट इज नॉट ए स्टिमुलस, राइट। बैंक को अगर सरकार पैसे देती हैं या फिर आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेपो रेट को कम कर देती है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो दैट इज़ नॉट स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब ये होता है, जैसे जो केनीजियन का एग्जांपल दिया मैंने आपको, कि लोगों के हाथ में पैसे जब आएंगे तब लोग उसको खर्च करेंगे या फिर इकोनॉमी में वापस जाएंगे। आई गिव यू वेरी दो एग्जांपल्स देता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जांपल्स। मान लीजिए कि आपकी जो भी XYZ सैलरी है, अब इस XYZ सैलरी में से आपको, अगर आपने लेट्स से आप पहले 10% टैक्स पे करते थे
या फिर 10% है, लेट्स से आपकी सैलरी है 10 लाख रुपीज पर ईयर ऑफ कोर्स, ओके। अब 10 लाख का 10% आपको हर साल टैक्स पे करना है। लेट्स से 1 लाख रुपए आपको टैक्स में दे देने हैं हर साल, सरकार आपसे 1 लाख रुपए ले लेगी। अब सरकार ने कुछ छूट दी है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने 10,000 रुपये वाली एक हेल्थ की पॉलिसी निकाल ली, तो ये अच्छी बात हुई ना। गुड थिंग इज सरकार को आप जो अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको इंश्योरेंस देने की ज़रूरत सरकार को नहीं है, क्योंकि आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक चेंज किया, सरकार ने आंकड़ों के साथ थोड़े बहुत चेंजेस किए कि चलो आप 10,000 की खुद की पॉलिसी ले लो और ये जो 1 लाख रुपए आप पे करेंगे, अब आप 1 लाख नहीं, आप 90,000 टैक्स पे कर देना। फिर सरकार ने ये कहा कि अगर आप लाइफ टर्म लेते हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार के लोगों को पैसे मिलेंगे। तो अगर आप 20,000 रुपये का कवर आपने लिया, 20,000 रुपये आपको हर साल पे करने हैं कुछ 5-10 सालों के लिए, तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलो अब आप सरकार कहेगी कि आप 70,000 रुपीज़ दे दो, राइट। अब एक और चीज़ आई, सरकार ने ये कहा कि अगर ये जो 70,000 रुपीज़ हैं उसमें से अगर आप 50,000 रुपीज़ की, लेट्स से मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ की अगर आप 5 सालों के लिए टैक्स सेविंग एफडी करते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, मैं सरकार को 50,000 रुपये दे दूं या फिर 70,000 रुपीज़ दे दूं, ऑफकोर्स ये देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन मैं अब देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, नो, अब मैं अपने पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। तो जब मैं पर्सनल सोचूंगा तो मुझे लगेगा कि यार ये 50,000 रुपये अगर मैं एफडी करवा लूँ, इसकी टैक्स सेविंग एफडी, तो 5 सालों के बाद इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें मिलाकर ये पैसे मिलेंगे तो मुझे ही ना, मेरे पास ही रहेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 50,000 रुपये जो हैं उसकी एफडी करवा लूँगा। तो फाइनली मैं 10 लाख रुपए कमाया, लेकिन मैंने टैक्स कितना पे किया, सिर्फ 20,000 रुपीज़। लेकिन ये सिर्फ जो दिख रहा है ये सरकार को डायरेक्टली मिला, लेकिन ये 50,000 रुपये कहाँ पर गए, इट स्टेज इन द सिस्टम। आपने बैंक में 5 सालों की एफडी करवाई है, तो बैंक ये 50,000 रुपये लोन देने के लिए यूज़ करेगी। 5 सालों के लिए बैंक को एक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर पैसे मिल गया, तो बैंक अब दूसरों को पैसे देगी। तो मार्केट में ऐसे पैसे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर ऐसे 15-20 लाख लोग हैं जिन्होंने अपने 50,000 रुपये बैंक में इस प्रकार से रखे, कितना फंड हुआ। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। ये इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। It was correctly stated that for the government's aim for 5 trillion economy to succeed, more manufacturing is needed and more infrastructure needs. Manufacturing needs infrastructure. अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तब जाकर ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। और बेसिकली अब तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की है, इज़न्ट इट। तो यही कह सकते हैं, फाइनल लाइन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो वही है कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में इतना चिंतित होने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। फिलहाल सरकार को एक अच्छा स्टिमुलस देने की आवश्यकता है। तो स्टिमुलस अगर दिया जाए, अगर पैसे इंजेक्ट किया जाए मार्केट में, जो केनेडियन एग्जाम्पल हमने देखा, अगर वो किया जाए तो इन्फ्लेशन का रिस्क भी है, लेकिन एक बूस्ट मिलेगी इकोनॉमी को, और फिर धीरे धीरे चीज़ों को बैक टू नॉर्मल या फिर थोड़ा बहुत कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अगर आप बैठ गए हैं तो यू नीड टू पुल समवन, इज़न्ट इट। कोई बैठ गया है और खड़ा नहीं हो पा रहा है तो आपको उसको मदद करनी पड़ेगी। आप इफ़ यू वेट कि वो खुद खड़ा हो जाए फिर तो वक्त लगेगा, दैट्स द थिंग। तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। आज मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है, चीज़ों को एज सिंपल एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की है।
हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो बजट और इन सारी चीज़ों से इतने खास फेमिलियर नहीं हैं, तो आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं कि यार बजट कभी समझ में नहीं आता, कुछ नहीं होता है बजट में, इट्स नथिंग। अगर आपको कोई ऐसे डाउट्स हो तो लेट मी नो, कुछ करेंगे इसके ऊपर एक डिस्कशन फ्यूचर में। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।